सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं फिजिक्स और इसके अंतर्गत हमारा अध्याय 8 चल रहा था, विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंग। इसमें हम मैक्सवेल के समीकरणों के बारे में पढ़ेंगे। आज मैक्सवेल के समीकरण कल हम लोगों ने पढ़ा था। विस्थापन धारा की संकल्पना, एम्पियर एम्पियर का जो परिपथ नियम है उसको मैक्सवेल ने कैसे सुधारा, क्या सुधार किया, तो एम्पियर मैक्सवेल का समीकरण पढ़ा था। और साथ में इस अध्याय की इंट्रोडक्शन पढ़ी थी। ठीक है, पूरे की पूरी प्रस्तावना के बारे में जाना था। आप उस वीडियो को जरूर देख लें, तब आपको ये सेकंड लेक्चर समझ आएगा। आज हम मैक्सवेल के समीकरण के बारे में पढ़ रहे हैं। बच्चों, ये परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैक्सवेल के इक्वेशन आपको ये इक्वेशन परीक्षा में पूछे जाते हैं। कोई पर्टिकुलर इक्वेशन भी आपसे पूछा जा सकता है या पूरा का पूरा सेट समीकरण का पूछा जा सकता है। ठीक, अब ये आए कहाँ से, इसके बारे में हम बात करते हैं। बच्चों, कुछ साइंटिस्टों का नाम लेते, आपने इनका नाम सुना होगा। गॉस गॉस प्रमेय दी थी। और आपने फैराडे का नाम सुना। फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम दिए। फिर आपने एम्पियर का नाम सुना। यहीं पर एम्पियर और आदि, मतलब उनके साथ भी कई साइंटिस्ट रहते हैं, क्योंकि एक साइंटिस्ट अकेला काम नहीं करता है। इसके साथ और जो इसके सहयोगी साइंटिस्ट होते हैं, वो पूरा ग्रुप ही रहता है। तो गॉस हुए, फैराडे हुए, एम्पियर हुए, जो ये आदि जो भौतिक वैज्ञानिक थे, फिजिसिस्ट थे, इन्होंने विभिन्न नियमों का प्रतिपादन किया। गॉस ने अपनी गॉस प्रमेय दी, फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम दिए, एम्पियर ने परिपथीय नियम दिया, आदि आदि। ठीक है ना, और इनको गणितीय रूप में व्यक्त किया। ठीक है, नियमों को गणितीय रूप में व्यक्त किया इन सब ने। अब बच्चों, बात करते हैं वो मैक्सवेल की। मैक्सवेल ने क्या किया, इनके नियमों को, ये जो साइंटिस्ट थे, इन साइंटिस्टों के नियमों में आंशिक, पार्शियली चेंज किया, आंशिक चेंज किया, और उनको फिर एक 4 समीकरणों के सेट के रूप में प्रदर्शित किया। 4 समीकरणों के सेट के रूप में, जिन्हें मैक्सवेल के समीकरण कहते हैं। ठीक है ना, तो मैक्सवेल के जो समीकरण है वो किस रूप में है, 4 इक्वेशंस के सेट के रूप में है। मैक्सवेल के जो इक्वेशन है वो 4 समीकरणों के सेट के रूप में है। ठीक है ना, मैं साफ कर लूं, 4 समीकरणों के सेट के रूप में है वो मैक्सवेल के इक्वेशन। ठीक है ना, तो वो 4 समीकरणों का सेट क्या है, आज हम उसी सेट के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो मैक्सवेल के इक्वेशन, तो सबसे पहला इक्वेशन मैक्सवेल का है। सबसे पहला इक्वेशन, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इक्वल टू, हमारे पास आता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट या 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, बोथ आर सेम। मैक्सवेल का फर्स्ट इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन को फर्स्ट नंबर पर ही रखना है। सेकंड इक्वेशन हमारे पास आता है इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एस इक्वल टू 0। सेकंड इक्वेशन को सेकंड स्तर पर ही रखना नाम पर। थर्ड इक्वेशन हमारे पास आता है इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एल इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाई ई अपॉन डी टी, डी फाई बी अपॉन डी टी। ये हमारे पास आ गया, थर्ड इक्वेशन। फोर्थ इक्वेशन हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ v डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इन ब्रैकेट आई ई आई सी चालन धारा प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन डी टी। ठीक है ना, ये हमारे पास फोर्थ इक्वेशन है। ठीक है, तो क्या कहता है हमारे पास इक्वेशंस में मैक्सवेल के इक्वेशन का पूरा सेट। अब मैं एक एक को थोड़ा सा बता दूं। ये जो फर्स्ट इक्वेशन
आप देख रहे हैं ये गॉस प्रमेय है। फर्स्ट इक्वेशन किसके अनुकूल है? गॉस नियम के अनुकूल है। गॉस नियम के अनुकूल है गॉस नियम, ठीक है। सेकंड वाला जो दिख रहा है ये भी गॉस नियम का, चुंबकत्व के लिए गॉस नियम। गॉस नियम किसके लिए? चुंबक के लिए, है ना। और ये भी एक किसके अनुरूप है? ये फैराडे के द्वितीय नियम का अनुरूप है। फैराडे के द्वितीय नियम से लिया द्वितीय नियम ही है। और लास्ट वाला एम्पियर, मैक्सवेल एम्पियर या एम्पियर मैक्सवेल कुछ भी कह दें, एम्पियर मैक्सवेल नियम, ठीक है ना। ये हमारे पास इनके चार समीकरण है ना। मैं फिर से बता दूं, ये चुंबकीय क्षेत्र के लिए है, चुंबकीय क्षेत्र के लिए। और ये वाला काय के लिए है? विद्युत क्षेत्र के लिए, ठीक है। तो ये हमारे पास चार नियम हमारे हैं। पहला जो नियम है, पहला समीकरण है मैक्सवेल के ग्रुप का। पहला समीकरण है इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इक्वल टू 5/ε0। अर्थात ये बताता है कि कुल विद्युत फ्लक्स का मान, ई डॉट डी एस मतलब विद्युत फ्लक्स हुआ, ठीक है ना। तो कुल विद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से संबंधित कुल विद्युत फ्लक्स से उसमें उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो वही चीज है। पर जब हमने इसको यहाँ पढ़ा था तो याद होगा, इसको फाई ई लिखा था अपन ने, फाई, ठीक है ना। फाई इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यू, ऐसा गॉस प्रमेय में या गॉस नियम में पढ़ा था। तो मैक्सवेल के ग्रुप का पहला समीकरण क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इक्वल टू Q/ε0। और ये नियम कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से संबंधित कुल विद्युत फ्लक्स जो होता है वो उसमें उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है, ठीक है। सेकेंडरी नियम हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ डी डॉट डी एस इक्वल टू 0। अर्थात किसी बंद पृष्ठ से संबंधित कोई चुंबकीय फ्लक्स शून्य होता है, कोई चुंबकीय फ्लक्स शून्य होता है। एक गॉस नियम है वो चुंबकीय क्षेत्र के लिए, ठीक है ना। इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एस इक्वल टू 0। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास कहता है इंटीग्रेशन ऑफ डी डॉट डी एल इक्वल टू -d∅v/dt। अर्थात अर्थात चुंबकीय क्षेत्र का जो विद्युत क्षेत्र का जो रेखीय समाकलन होता है, किसी बंद वक्त से संबंधित मतलब विद्युत क्षेत्र जो होता है उसके रेखीय समाकलन हुआ है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। मार्क्स ने बताता है कि जो विद्युत क्षेत्र है वो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध कर रहा है, ठीक है। ये नियम बताता है कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय फ्लक्स में डिफरेंशिएशन हो रहा है, मतलब चुंबकीय फ्लक्स बदल रहा है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर परिवर्ती है। तो परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र परिवर्ती विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, ये बता रहा है फैराडे का द्वितीय नियम, ठीक है। और ये थर्ड नियम क्या कह रहा है अपन से? थर्ड नियम क्या कह रहा है कि बी डॉट डी एल इक्वल टू ई। तो ये बता रहा है थर्ड नियम हमारे पास कि परिवर्ती विद्युत क्षेत्र जो होता है वह परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ये नियम बता रहा है कि परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र परिवर्ती विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। और ये नियम बता रहा है कि परिवर्ती विद्युत क्षेत्र परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र पैदा करता है, ठीक। तो ये हमारे पास ये चार मैक्सवेल के समीकरणों के एक सेट है, ठीक है। अब बच्चों इसमें आपसे ये भी पूछते हैं परीक्षा में कि कौन सा समीकरण किस नियम के अनुकूल है, ये आपसे पूछा जाता है। तो आपको इनको क्रम पर ही ध्यान रखना है। तो जैसे पहला वाला है, आपको क्वेश्चन पूछा कि मैक्सवेल के समीकरणों में जो पहला समीकरण वो किस नियम के अनुकूल है, तो अपन कहेंगे मैक्सवेल के समीकरणों का जो पहला समीकरण, प्रथम समीकरण हुआ है विद्युत क्षेत्र के लिए गॉस प्रमेय या गॉस नियम के अनुकूल है। क्या के अनुकूल है वो? विद्युत क्षेत्र के लिए गॉस नियम के अनुकूल है। आपको पूछा मैक्सवेल के समीकरणों में द्वितीय समीकरण किस नियम के अनुकूल है, तो हमारा उत्तर होगा कि द्वितीय समीकरण, मैक्सवेल के समीकरणों का द्वितीय समीकरण चुंबकीय क्षेत्र के लिए गॉस नियम के अनुकूल है। चुंबकीय क्षेत्र के लिए गॉस। फिर पूछा आपसे कि मैक्सवेल का तीसरा समीकरण
किस नियम के अनुकूल है? तो मैक्सवेल का तीसरा समीकरण फैराडे के द्वितीय नियम के अनुकूल है। फैराडे का द्वितीय नियम, ठीक है, इसके अनुकूल है। और मैक्सवेल का जो फोर्थ समीकरण वो किसके अनुकूल है? तो मैक्सवेल का जो चौथा समीकरण है वह एम्पियर मैक्सवेल नियम के अनुकूल है। इस प्रकार ये 4 नियम। अब हम इसका भी प्रूफ पढ़ चुके हैं अध्याय 1 में, इसका भी प्रूफ पढ़ चुके हैं। इसका प्रूफ है नहीं है बुक में, सेम है। इसको भी अपन प्रूफ फैराडे द्वितीय नियम को भी अपन डिटेल्स दे चुके हैं और इस नियम को अपन ने कल ही पढ़ा था। तो यहाँ पर नियमों का और कुछ डिटेल नहीं है, ठीक है ना, और कुछ डिटेल नहीं है। ये सिर्फ आपको ये यहाँ पर एक ग्रुप के रूप में इनको याद रखना है, ठीक। क्रम भी ध्यान रखना है, जैसे हम गति के समीकरणों का क्रम ध्यान रखते हैं, न्यूटन के नियमों का क्रम ध्यान रखते हैं, वैसे ही हमें मैक्सवेल के इन समीकरणों का क्रम ध्यान रखना है, ठीक है ना। फिर से बता दूं, प्रथम समीकरण क्या बताता है? प्रथम समीकरण बताता है कि जो कुल फ्लक्स होता है, विद्युत फ्लक्स, वह आवेश का 1/ε0 गुना होता है, ठीक। द्वितीय बताता है कि किसी बंद पथ से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स शून्य होता है। तीसरा बताता है कि परिवर्ती विद्युत क्षेत्र, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र और परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र परिवर्ती विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। अगला बता रहा है परिवर्ती विद्युत क्षेत्र परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये आप लोग को ये 4 नियम हमारे मैक्सवेल के दिए हुए हैं। ये आपको अच्छी तरह से इनको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एनुअल एग्जाम के लिए, ठीक। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगों के इतिहास पर, ठीक है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के इतिहास। अब हम विद्युत चुम्बकीय तरंगों के बारे में कर रहे हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंग, अब अपन आते हैं, अध्याय का नाम है। अब हम इस चीज पर आ जाते हैं, ठीक है ना। ये चीज क्या बताती है, ध्यान रखना। मैं इसके थोड़ा सा आपको इतिहास बता दूं, थोड़ा सा आपको इतिहास बता दूं, ठीक है ना। तो हम जानते हैं कि एक जो आवेश होता है, आवेश की बात करें हम, आवेश, मैं आपको विद्युत चुम्बकीय तरंगों की उत्पत्ति के बारे में थोड़ा नॉलेज दे रहा हूँ, ठीक। जो आवेश होता है, अगर आवेश स्थिर है, रखा हुआ है, जो यहाँ पर एक आवेश है कि, और ये मान लो स्थिर है, कैसा है, स्थिर है, रखा हुआ है, तो ये मालूम क्या करेगा, ये अपने सराउंडिंग विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, ठीक है ना। अगर कोई आवेश स्थिर है तो कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, ठीक है ना। अब अगर यह आवेश गतिशील है, अगर यह आवेश कैसा है, गतिशील है, गति कर रहा है, अभी कैसा था, स्थिर था, अभी स्थिर नहीं है, क्या कर रहा है, गति कर रहा है। अगर आवेश गतिशील है, गतिमान है, गतिमान आवेश जो होता है, गतिमान आवेश, और ये कैसी गति कर रहा है, ये स्थिर चाल है, इसकी चाल कैसी है, स्थिर है, नियत चाल से गति कर रहा है, नियत चाल, ठीक है। तो ये क्या करेगा, तो ये मालूम क्या करेगा, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। मतलब ये गति जो स्थिर था वह केवल क्या कर रहा था, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा था, भाई गतिशील है, नियत चाल। तो ये विद्युत क्षेत्र प्लस स्थिर चुंबकीय क्षेत्र, स्थिर चुंबकीय क्षेत्र, ये दोनों उत्पन्न करेगा, ये दोनों उत्पन्न करेगा कौन, नियत चाल से गतिमान आवेशित कण, नियत चाल से गतिमान आवेशित कण विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, स्थिर होगा, गति कैसी है इसकी, ठीक है ना, स्थिर होगा। क्लियर होगी ना बात। अब यदि आवेशित कण परिवर्ती गति कर रहा है, गतिशील है, लेकिन कैसा गतिशील है, त्वरित है वो, त्वरित का मतलब क्या हुआ, त्वरित आप जानते हो, हाँ जानते हो, एक्सेलरेटेड, त्वरित गति कर रहा है, मतलब इसका वेग बदल रहा है, गति कर रहा है पर इसका वेग जो है वो क्या हो रहा है, बदल रहा है, इसकी स्पीड डायरेक्शन बदल रहा है, या कोई एक बदल रहा है या दोनों बदल रहे हैं। तो एक गतिमान जो ये होता है, ये पता है क्या करता है, ये परिवर्ती विद्युत क्षेत्र, परिवर्ती विद्युत क्षेत्र प्लस परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र, ये दोनों उत्पन्न करता है, दोनों उत्पन्न करता है। किस समझ रहे होंगे आप, हाँ समझ रहे होंगे, बहुत महत्वपूर्ण हमारे इसका विकल्प आता है परीक्षा में। एक बार पूछा गया था पिछले वर्षों में कि
स्थिर विद्युत स्थिर आवेश खाली स्थान विद्युत क्षेत्र खाली स्थान उत्पन्न करता है। गतिमान आवेश खाली स्थान उत्पन्न करता है। त्वरित आवेश खाली स्थान उत्पन्न करता है। तो ये ध्यान रखना, एक ब्लैंक्स भी है और विकल्प के लिए भी प्रश्न है, क्योंकि इस अध्याय में से विकल्प आते हैं। तो क्या है हमारे पास कि अगर कोई आवेश स्थिर है तो स्थिर आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। अगर कोई आवेश गतिशील और नियत चाल से गति कर रहा है तो विद्युत क्षेत्र और स्थिर चुंबकीय क्षेत्र वाले दोनों स्थिर होंगे। दोनों चीजें, स्थिर विद्युत क्षेत्र और स्थिर चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है, दोनों उत्पन्न करता है। लेकिन यदि आवेशित कण त्वरित है, त्वरित गति कर रहा है, यहाँ पर त्वरण शून्य था लेकिन यहाँ पर वह त्वरित गति कर रहा है, मतलब परिवर्ती वेग से गति कर रहा है, तब वह परिवर्ती विद्युत क्षेत्र और परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा। क्लियर होगी ना बात? दोनों उत्पन्न करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि त्वरित है तो परिवर्ती विद्युत क्षेत्र होगा, परिवर्ती विद्युत क्षेत्र से परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, फिर परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र से परिवर्ती विद्युत क्षेत्र बनेगा। क्योंकि कल हमने पढ़ा था कि परिवर्ती विद्युत क्षेत्र और परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे को उत्पन्न करते हैं, ये अपन ने पढ़ा था, ठीक है ना। तो ये हमारे पास इस थ्योरी हुई। तो अब हम इस तीसरे वाले केस पर बात करें तो हमने देखा कि जो त्वरित आवेशित कण होता है, त्वरित हो, दोलायमान हो, वाइब्रेट हो प्रकार से, तो जो त्वरित आवेशित कण होता है वह है परिवर्ती विद्युत क्षेत्र और परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र पैदा करता है। अब परिवर्ती विद्युत क्षेत्र परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र को, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र परिवर्ती विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करते हैं, अर्थात ये एक दूसरे को उत्पन्न करते रहते हैं। जब एक दूसरे को उत्पन्न करते रहते हैं तो ऐसी स्थिति में वहां पर एक तरंग उत्पन्न हो जाती है, जिसको नाम दिया था मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकीय तरंग। ऐसी स्थिति में जब परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं तब वहां पर उन्होंने एक तरंग की परिकल्पना की कि यहाँ पर एक तरंग उत्पन्न होगी। उस तरंग को उन्होंने नाम दिया था विद्युत चुंबकीय तरंग, नाम दिया था, ठीक है ना। ये उनकी कल्पना थी, ठीक। इसलिए ये विद्युत चुंबकीय तरंग की खोज, तो नाम किसका लिखना है आपको? मैक्सवेल का लिखना है, ठीक है ना। जब मैक्सवेल ने इसकी खोज की, इसके बारे में बताया सैद्धांतिक रूप से, तब बहुत सारे साइंटिस्टों ने इसको अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने इसको सैद्धांतिक परिकल्पना की थी, कागज पर कैलकुलेट करके बताया कि होगी। लेकिन जब सन 1888 के अंदर इनकी इस परिकल्पना को हर्ट्ज ने प्रयोगशाला में उतार दिया, जब हर्ट्ज ने विद्युत तरंगों को प्रयोगशाला में उत्पन्न कर दिया इसी सिद्धांत के आधार पर, परिवर्ती विद्युत क्षेत्र परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के आधार पर, तब सबने स्वीकार किया कि हाँ, मैक्सवेल ने जो बताया था वो बिल्कुल सही था। और ये देखो आज प्रयोगशाला में बन गई। और फिर उसके बाद का इतिहास मैंने कल आपको बताया था कि हर्ट्ज ने इनको प्रयोगशाला में उत्पन्न किया। हर्ट्ज के बाद जेसी बोस, जगदीश चंद्र बोस ने भी कलकत्ता में प्रयोगशाला में इनको बनाया और कुछ मीटर तक संचरित किया। उनका प्रयोग लेकिन प्रयोगशाला तक सीमित रहा। फिर उसके बाद मार्कोनी ने 1899 के अंदर इनको कई सैकड़ों, मतलब सैकड़ों किलोमीटर दूर विद्युत चुंबकीय तरंगों को प्रेषित किया। इस प्रकार बेतार युग की शुरुआत है। इसलिए आपको बोला जाता है कि रेडियो युग का आविष्कारक किसको माना जाता है? तो मार्कोनी को माना जाता है, ठीक। तो ये इसके बाद आज हम देख ही रहे हैं कि आज हमारी क्या स्थिति है। ये कहलाती है विद्युत चुंबकीय तरंगों का इतिहास, ठीक है। अब हम विद्युत चुंबकीय तरंगों की परिभाषा पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसकी क्या पढ़ेंगे हम? परिभाषा। विद्युत चुंबकीय तरंगों की हम परिभाषा पढ़ेंगे। तो क्या आती है? विद्युत चुंबकीय तरंगें उन तरंगों को कहते हैं, इसको मैं बिल्कुल लिख देता हूँ, विद्युत चुंबकीय तरंगें उन तरंगों को कहते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगें उन तरंगों को कहते हैं जिनमें विद्युत क्षेत्र एक हो गया तथा चुंबकीय क्षेत्र, ये दोनों हो गए। विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत तलों में ज्यावक्रीय दोलन, लंबवत तलों में ज्यावक्रीय, इस प्रकार ज्यावक्रीय दोलन करते हैं। लंबवत तलों में
दोलन करते हैं, ज्यावक्रीय दोलन करते हैं, ज्यावक्रीय दोलन करते हैं तथा ये दोलन तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं। इतनी डेफिनेशन आपको लिखनी है, ठीक है ना। क्या मिलेगी हमको? विद्युत चुंबकीय तरंग उन तरंगों को कहते हैं जिनमें विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत तलों में ज्यावक्रीय दोलन करते हैं, माने दोनों एक दूसरे के लंबवत होंगे, तथा ये दोलन तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं। अर्थात तीनों चीजें लंबवत हो गई, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और तरंग, तीनों एक दूसरे के कैसे होंगे? लंबवत होंगे, यानी कि प्रकार से 3D आयाम की कल्पना करनी पड़ेगी। तो विद्युत चुंबकीय तरंगें उन तरंगों को कहते हैं जिनमें विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत तलों में ज्यावक्रीय दोलन करते हैं और ये दोलन तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं। अब बच्चों यहाँ पर मैं आपको इनका ज्यामितीय निरूपण बताऊं। ये आपको पूछा जाता है परीक्षा में कि विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या है, इनका ज्यामितीय निरूपण बताइए। तो इनका ज्यामितीय निरूपण माने इनका एक प्रकार का चित्र, ज्यामितीय निरूपण कैसे बनाना है इसको आप देखिए, ठीक है ना। तो इसकी कल्पना के लिए हमें क्या करना है कि 3D चित्र कैसे बनाना। मान लीजिए एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है और मान लीजिए जेड अक्ष, ठीक है ना। इस टाइप से अपन की कल्पना करते हैं, इस टाइप से तो एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष, ठीक है ना। अब जरा इसमें देखना, ये एक्स अक्ष विद्युत क्षेत्र, एक्स अक्ष का निर्देश वाइब्रेट कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र वाई अक्ष का निर्देश वाइब्रेट कर रहा है, मतलब ये देखिए इस टाइप से। तो ये विद्युत क्षेत्र ऐसे दोलन कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे दोलन कर रहा है ऐसे, और तरंग ऐसे जा रही है, ठीक है ना। ये विद्युत क्षेत्र इसके अनुदेश दोलन कर रहा है, कंपन कर रहा है, और चुंबकीय क्षेत्र इसके अनुदेश, ये हमारी वायु और चुंबकीय तरंग ऐसे जा रही है। तो अब ये चीजों को दिखाने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर अपन को एक और फिर ये ध्यान देना है ना बच्चों, ध्यान देना आप इस बात पर, कैसे कर रहा हूँ, ठीक। अब यहाँ पर लिखना है विद्युत चुंबकीय तरंग, ठीक। अब इसमें क्या करना है, ये जो आपको दिख रहा है ये वाइब्रेट, ये जो तरंग टाइप का दिख रहा है ये क्षेत्र को बताए, जैसे विद्युत क्षेत्र ऊपर था ना, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, इस टाइप से कंपनों की दिशा बतानी है, इस टाइप से कंपनों की दिशा बतानी है, ठीक है। अभी पहले ऊपर गया, फिर कहाँ आएगा, नीचे आएगा, तो फिर आपको नीचे की ओर इसको बनाना है, ध्यान देना बच्चों, फिर आपको इसको नीचे की ओर बनाना है इस टाइप से। फिर ये नीचे आया, फिर कहाँ जाएगा, ऊपर, तो फिर आपको यहाँ पर ऊपर बनाना है, सीधे सीधे डंडे बनाना है, जो एरो है सीधे सीधे बनाना है, इस पर नंबर कट जाते हैं परीक्षा में, और फिर ये नीचे आएगा, समझ गया ना। तो ये कौन से क्षेत्र का दोलन हो रहा है, तो कौन से क्षेत्र का दोलन हो रहा है, ये हो रहा है विद्युत क्षेत्र का। चुंबकीय क्षेत्र का दोलन ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, तो फिर मुझे ऐसे के लिए इस टाइप से बनाना है। तो देखो मुझे कैसा बनाना है, ये इसको बी के पैरेलल बनाना है, इस टाइप से, ठीक है ना। अब ऐसे आया, फिर ऐसे जाएगा, तो फिर आपको यहाँ बनाना है, फिर ऐसे, और फिर वैसे जाएगा। आप समझ गए? हाँ समझ गया, ठीक है ना। तो ये कहलाता है विद्युत चुंबकीय तरंग की दिशा, यह विद्युत चुंबकीय तरंग की संचरण,
इसका विद्युत चुम्बकीय तरंग संचरण, इस तरफ संचरण मतलब जाना, गमन करना, प्रोपेगेशन, इस तरफ जाएगी वो, ठीक है ना। तो ये कहलाता है विद्युत चुम्बकीय तरंगों का ज्यामितीय निरूपण। क्लियर हो गया सभी को? हाँ हो गया होगा। ये इस तरफ वाइब्रेशन कर रहा है, ये इस तरफ वाइब्रेट कर रहा है और ये तरंग इस तरफ जा रही है। तो अब क्या होता है, जब बच्चे इसका चित्र बनाते हैं तो गलती क्या करते हैं, समझ में आ गई आपको? वो क्या करते हैं, ये जो एरो बने हैं ना, ये सीधे बना देंगे, एक ऊपर फिर नीचे, ऊपर नीचे, फिर उसी से पूरा भर देते हैं, वो पूरा गलत हो जाता है। भाई क्या है, ये ये चुंबकीय क्षेत्र है जो नीचे दिख रहा है, और ये ऊपर की ओर दिख रहा है, ये विद्युत क्षेत्र है। अब विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष निर्देशित कर रहा है, तो ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, इस टाइप से होगा। तो नीचे वाला पोर्शन पहले वाले में दिखेगा, दूसरे में दिख रहा है। अब ये जो है, ये चुंबकीय क्षेत्र ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है, ऐसे वाइब्रेट कर रहा है। समझ गए ना आप? देखो, ये ऐसे कर रहा है और ये ऐसे कर रहा है, मतलब होगा ही नहीं मुझसे। ये ऐसे कर रहा है और ये ऐसे कर रहा है, और फिर तरंग ऐसे जा रही है इस तरफ। तो ये कंडीशन है। तो ये कहलाता है विद्युत चुम्बकीय तरंगों का ज्यामितीय निरूपण। अब आपको क्वेश्चन आता है तो क्या आता है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगें क्या है, इनका ज्यामितीय निरूपण बनाइए। तो इसका नंबर कट जाता है कि ये बच्चे इस पर फोकस नहीं करते हैं कि मुझे कैसे चित्र बनाना है। ध्यान रखना, विद्युत क्षेत्र का सीधा सीधा और चुंबकीय क्षेत्र का तिरछा बनाना है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास आ जाती है। तो आप इसकी परिभाषा समझ गए? हाँ समझ गए, ठीक है ना। अब अपन आते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगों के उत्पत्ति का, तो मैंने बता दिया था कि कैसे कहाँ उत्पन्न हुई है। अब मैं इसके आपको प्रमुख गुणों के बारे में बता देता हूँ, ठीक है ना। विद्युत चुम्बकीय तरंगों के प्रमुख प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है ना। तो आप कुछ भी कहते हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के गुण, गुण कह दें या इनकी विशेषताएं। विद्युत ठीक है, तो ये अपन को इनके बारे में पढ़ना है। तो आपको या तो क्वेश्चन आएगा कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों की परिभाषा के साथ विशेषताएं, या विद्युत चुम्बकीय तरंगों की परिभाषा के साथ इसका ज्यामितीय निरूपण। तो विशेषताएं, सबसे पहली विशेषता हमारे पास आती है कि विद्युत चुम्बकीय तरंग दोलित, ये दोलायमान या त्वरित, दोलायमान या त्वरित आवेशित कणों से, त्वरित आवेशों से उत्पन्न होती है। पहली विशेषता, पहली विशेषता क्या लिखी हमने कि विद्युत चुम्बकीय तरंगें दोलायमान आवेशित कणों से या त्वरित आवेशित कणों से उत्पन्न होती है। मैंने अभी आपको इसके बारे में बता दिया था, ठीक है ना। इनके संचरण के लिए, विद्युत चुम्बकीय तरंग में इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। विद्युत चुम्बकीय तरंगों के संचरण के लिए कोई माध्यम से निर्वात में भी गमन कर सकती है, भी मतलब माध्यम से निर्वात में भी चली जाएंगी, ठीक है ना। इन तरंगों में विद्युत क्षेत्र, इनमें विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत तलों में दोलन करते हैं, परस्पर लंबवत तलों में दोलन करते हैं, ठीक है ना। इसमें विद्युत चुम्बकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र ये क्या करते हैं, परस्पर लंबवत तलों में दोलन करते हैं और संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं, ठीक है ना। नंबर 4, अनुप्रस्थ होती है। इनकी प्रकृति कैसी होती है, अनुप्रस्थ होती है, ठीक है ना। अनुप्रस्थ होती है, हटनेस को बताया, अनुप्रस्थ होती है, ठीक है ना। अगला आता है, इनमें विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्रों के आयामों का अनुपात, मतलब जो विद्युत क्षेत्र का अधिकतम वैल्यू है आयाम, और जो चुंबकीय क्षेत्र का अधिकतम वैल्यू है आयाम। तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के आयामों का अनुपात इनकी चाल के बराबर होता है, ये इनकी चाल है, ठीक है ना। तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के आयामों का अनुपात इनकी चाल के बराबर होता है, इनकी चाल के बराबर होती है, ठीक है ना। 5 होगा। छठवां, ये विद्युत क्षेत्र
विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र दोनों में, चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होती, में विक्षेपित नहीं होती, ठीक है। ना तो विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होते हैं, माने प्रभावित होते हैं, और ना ही ये चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होती हैं, माने जा रही हैं। आप विद्युत क्षेत्र लगा दो तो ये मुड़ेंगी नहीं, ठीक है ना, क्योंकि इनमें किसी प्रकार की आवेश नहीं होता ना इनमें, ठीक है ना। अगला आता है इनकी जो चाल होती है, इन तरंगों निर्वात में इनका जो वेग होता है, नंबर 7, निर्वात में इनकी चाल, निर्वात में इनकी चाल इतनी होती है, c इक्वल टू 1/√μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो निर्वात में इन तरंगों की जो चाल है वो 1/√μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट इसके बराबर होती है, ठीक है ना, इसके बराबर। अगला आता है 8वां, ये तरंगें ध्रुवित होती हैं। 8वां, ये ध्रुवित होती हैं, ध्रुवित कैसी होती हैं, ध्रुवित पोलराइज होती हैं। ध्रुवण क्या है हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे, है ना। ये कैसी होती है, ध्रुवित होती हैं, ये तरंगें ध्रुवित होती हैं, ठीक है ना। ये ऊर्जा का, ये तरंग अपने साथ ऊर्जा का स्थानांतरण करती हैं, ठीक है ना। क्या करती हैं, कोई भी तरंग उसे भी करती है बेटा, ऊर्जा का स्थानांतरण करती हैं, स्थानांतरण करती हैं, ठीक है ना। ऊर्जा का स्थानांतरण करती हैं तरंगें, अपने साथ ऊर्जा ले जाती हैं, ठीक है, आप समझ जाओगे। अच्छा, इन तरंगों में रेखीय संवेग होता है, ठीक है ना, नंबर 4, इन तरंगों में रेखीय संवेग होता है। जिनमें रेखीय संवेग होता है वो दाब भी उत्पन्न करेंगे, रेखीय संवेग होता है, ठीक है ना, रेखीय संवेग होता है। इन तरंगों में रेखीय संवेग होता है, जिनमें रेखीय संवेग होता है वो दाब उत्पन्न करता है। तुम बताएंगे दाब डालते हैं, लेकिन इतना बारीक, इतना माइनर, इतना छोटा दाब डालते हैं कि हम इनको फील नहीं कर सकते हैं ना अपने जीवन में। इनके लिए बहुत बड़े एक प्रकार के सेंसर चाहिए। और ये तरंगें व्यतिकरण, परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ये सारे गुण प्रदर्शित करते हैं, है ना। 11वें में क्या लिख दोगे, परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, सारे परावर्तन का गुण भी प्रदर्शित करती हैं, विवर्तन का गुण भी प्रदर्शित करती हैं, अपवर्तन का गुण भी प्रदर्शित करती हैं, है ना। तो परावर्तन, अपवर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, ये सारे गुण प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। ये विद्युत चुम्बकीय तरंगों की विशेषताएं हैं। आशा है आपको याद होंगे। एक बार फिर से मैं इसको दोहरा देता हूँ, ठीक। पहला, ये दोलायमान या त्वरित आवेश कणों से उत्पन्न होती हैं। इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इनमें विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत तलों में दोलन करते हैं, और ये दोलन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं, परिभाषा ही है। ये तरंग अनुप्रस्थ होती हैं। इनमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के आयामों का अनुपात इनकी चाल के बराबर होता है, अर्थात E0/B0 बराबर C। ये तरंग ध्रुवित होती हैं, ये ऊर्जा का स्थानांतरण करती हैं। ये विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होती हैं, ना विद्युत क्षेत्र का असर होता है ना चुंबकीय क्षेत्र का असर होता है। निर्वात में इनकी चाल C इक्वल टू 1/√μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट सूत्र द्वारा दी जाती है। इनमें रेखीय संवेग होता है, ठीक है ना, अर्थात ये जिस तल पर पड़ती हैं हल्का दाब आरोपित करती हैं। इनमें परावर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण आदि गुण पाए जाते हैं, ठीक। तो ये हमारे विद्युत चुम्बकीय तरंगों की क्या हुई, विशेषता हुई। तो बच्चों ये आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है इनकी विशेषताएं को। तो आज हमने क्या क्या पढ़ लिया, आज हमने पढ़े मैक्सवेल के समीकरण, विद्युत चुम्बकीय तरंगों का इतिहास, और विद्युत चुम्बकीय तरंगों की परिभाषा, उनकी विशेषताएं, ठीक है ना, ये आदि आदि। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो। कल हम विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ाएंगे आपको, फिर ये अध्याय खत्म हो जाएगा। बच्चों इस अध्याय में कुछ खास नहीं, आप एनसीईआरटी में देखोगे तो कुछ खास नहीं है, केवल मैक्सवेल के समीकरण, विस्थापन धारा और विद्युत चुम्बकीय तरंग की परिभाषा, गुण, और फिर उसके बाद हमारे पास आ जाती है सीधा क्या, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम। तो कल हम विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम पढ़ाएंगे, तो कल एक चैप्टर भी हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। सभी को नमस्कार।